जदून साहब इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो जो आप पहले बात भी कर रहे थे कि जो कानून और इंसाफ की हुक्मरानी है, गोया कि स्पीडी जस्टिस की बात, कोई आए इस मुल्क में सरमायाकारी लेके तो उसको पता चले कि जी अगर मैं जाऊंगा अदालतों में तो शायद सारा साल रुलता रहूँगा, तो वहाँ पे यकीनी तौर पे कोई सरमाया नहीं लगाता अपना। बट ये जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है, जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं या इस मुल्क की अदलियों को भी ठहराएंगे? और बेखसूस अगरचे अब काजी फैसल साहब माजी हो गए हैं, बट उनका जो कंडक्ट रहा इस सारे अरसे के दौरान, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इस निज़ाम को मतलब अगर आप समझें हम कि ये ख़राब होता है या किस वजह से होता है, तो उसमें स्टेक होल्डर जो होते हैं वो सियासी लोग भी हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो अदलिया के अपने लोग भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। ये मिल के एक कोलिजन जो बनता है, तो ये इस निज़ाम को खराब। उसकी वजह ये होती है कि जब जो भी गवर्नमेंट आती है, जिस तरह से भी आती है, वो कहते हैं हमें मेरिट पे भी डिस्टेबलाइज नहीं किया जाए। मतलब वो कहते हैं जिस तरह भी हम आगे हैं हुकूमत में या ताकत में या जो भी हमारे पास जो पावर है, जो जिससे हम अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं रोजाना का या मुल्क का, उसको डिस्टर्ब कोई ना करे। तो फिर जो काजी फैसल साहब हैं, अब उनकी तो गिबत हो जाती है, लेकिन क्योंकि पब्लिक, क्योंकि चीफ जस्टिस रहे हैं, तो उन्होंने भी इस निज़ाम को मतलब बड़ा ही कंट्रीब्यूट किया है खराब करने में, ना कि ठीक करने में। और जो 26वीं आईनी तरमीम के देखे ना, उनके मशवरे से हुई है, तो उन्होंने भी कोई जो हमारे देखे ना आपके जो उनकी सहूलतकारी से जो फंडामेंटल, थैंक यू आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वो जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, देखिए ना आपके जो बुनियादी हकूक है उनके मुहाफ़िज़ जो हैं वो होते हैं अदलिया, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। उसकी वजह ये है कि जज जब अलफ लेता है तो वो यही लेता है कि मैं इंसान के जो बुनियादी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आइन का भी तहफ़्फ़ुज़, आइन के अंदर ही बुनियादी हकूक है। मतलब आइन का तहफ़्फ़ुज़ का मुराद है कि आप लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो जब आप लोगों की मेजॉरिटी के आइनी हकूक जब डिस्टर्ब होते हैं या आप उनमें एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने में, तो फिर अदलिया पे बड़ी उंगलियां उठती हैं। लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से बनाया स्पीडी जस्टिस के लिए थे। देखिए, नहीं लग रहा कि अब इन अदालतों से इन लोगों को फौरी इंसाफ? देखिए, इंसाफ जो होता है ना, इसमें बड़े स्टेक होल्डर है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन हमेशा गवर्नमेंट करती है। देखे ना, अब आपकी जब गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो निज़ाम ठीक नहीं होगा। जब देखे ना, अब आपके पास जो हाई कोर्ट के अंदर रिट जो सेक्शन के अंदर मेजॉरिटी चीजें आती हैं, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं। आपके फंडामेंटल राइट वायलेट करती है एग्जीक्यूटिव, आप एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, रिट जो सेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। जो नीचे से केस जाते हैं ना, सिविल लिटिगेशन होती है, उसमें तो आपको देखें अपील में चले गए, फिर अपील के बाद आप सेकंड अपील में चले गए, फिर उसके बाद आपकी कोई आनी उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं। वो तो आपके नीचे जो है वो उनकी भी बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो है वो पेंडिंग है नीचे सिविल कोर्ट्स में। तो उन जजों को भी एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अदलिया की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए हम जो है वो नंबर हमारा गिरता ही जा रहा है। तो जब अदलिया अपनी आज़ादी को हासिल नहीं करेगी या उसको एक सहूलतकार के तौर पर गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ, पीछे भी देखे ना 5-6 जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि एक पार्टी के अगेंस्ट होकर उसको किस न किस तरह नीचे दबाया जाए। अब उस तरह उसके रिवर्स में जब काजी फैसल आए तो उन्होंने भी यही काम किया। उनसे तो ये थी कि वो शायद ठीक करेंगे, लेकिन बजाय ठीक तो आपको लगता है कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया इरेलेवेंट हो गई, अब उनका कोई किरदार मैनेजमेंट के अंदर नहीं रहा? देखिए, अदलिया अब जो चीफ जस्टिस है उनका कोई रोल नहीं रहा है। जो उसमें जो वो जजेस थे जो ये हम समझ रहे थे कि ये आइनों के लिए खड़े हो जाएंगे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। तो अब आईनी बेंच बना दिया गया। अब आईनी बेंच जो है क्या फैसले का, अब 26 आईनी तरमीम खुद बजाते खुद एक चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उसको बेशुमार लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। अब इसको कौन सुनेगा, ये रिवर्स होगी नहीं होगी? तो जो उस 26वीं आईनी तरमीम का जो बेंच है बेनिफिशियरी है, अगर वो सुनता है तो उसकी फिर क्या रह जाएगी, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ डॉक्टर साहब का भी इनपुट ले लें। सर, ये जो इम्तियाज साहब भी बात कर रहे थे कि जब कोई इस मुल्क में आएगा और सिक्योरिटी की सूरत हाल इस तरह की देखी गई कि उसे गोया के सिक्योरिटी हिसार में मूव करना पड़ेगा, तो इस खौफ के आलम में कौन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो एक तो जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस मुल्क की, साथ में जो एक इनपुट कास्ट के बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तान में बड़ी हाई है, तो आपको लगता है कि ये जो एक प्रोग्राम आया आज
ये कहीं प्रैक्टिकली ट्रांसलेट भी हो पाएगा, या अगेन ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिससे पहले भी हम सुनते रहे हैं, आए जरूर हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली हम डोमेस्टिकली वो कौन से एरियाज है जिनको एड्रेस करके कम से कम लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लेके आ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वो जो एक इकोसिस्टम बनाना होता है जिसमें आपकी इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें बिजनेस बढ़े, जिसमें सारी चीज, उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ तो वो कह रहे हैं VPN की रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब कौन सा मुल्क है जहाँ पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं आप इंटरनेट? हम तो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम पे तो बात कर चुका हूँ, उनका प्रोग्राम तो एक अल्फाजी का जो भी गोरखधंधा हो, 18 ट्रिलियन के एक्सपेंस को आप मीट करने के लिए 18 अब ट्रिलियन का सारे का सारा आप समझ रहे हैं कि टैक्स 9 ट्रिलियन आ जाए, और फिर उसके बाद हम इतना ही कर्जा ले लें। ये तो वही कहानी है कि आप हर चीज अब बोरोड से चल रही है, यानी कि आप डेट सर्विसिंग के बराबर अगर आपकी इनकम हो और फिर वो भी आप पूरी ना कर सके तो जाहिर है वो और कितने कर्जे लेंगे। ये बात तो उन्होंने नहीं बताई कि इस मार्च में आने से लेके अब तक कितना कर्जा लिया है और कितना हमारा डेट सर्विसिंग बढ़ी है। अब मैंने 3 नंबर्स में आपको बता दिया कि 9.7 ट्रिलियन तो आपने खुद बजट में रखा हुआ है डेट सर्विसिंग की, उतना ही आप चाहते हैं कि हम 9.7 टैक्स इकट्ठा कर लें, जिसके लिए आप सारी ग्रोथ को, लोगों की जिंदगियों को, सरमायाकारी को, हर चीज को तबाह कर रहे हैं। और ग्रोथ रेट तो मैंने आपको बता दिया कि 1% भी नहीं है इन 5 महीनों में पहले, जिसके हमें अभी दादुशवार ऑफिशियल मौजूद है। तो जाहिर है कि अब ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ की ओवरऑल आपकी लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ना हो, अदलिया को आपने बिल्कुल जो है वो डिसआर्म कर दिया हो, उनको आपने तकरीबन जो है वो इस वक्त डिसफंक्शनल कर दिया हो, अदारे पहले ही हमारे दूसरे जो गवर्नमेंट के हैं वो डिसफंक्शनल ही नहीं बल्कि इनएफिशिएंट और करप्ट भी हैं। तो जब तक आप फंडामेंटल चीजों को ठीक नहीं करते हैं, ढांचे की ये जो प्रॉब्लम्स है, ये तो हम बहुत अरसे से इसके ऊपर बात करते हैं ना, तो जबकि आप ये जब तक ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये नंबर 2-4 दिनों में फिर एकदम कोई ऐसी वेव आए, फिर आप कहेंगे हो फिर हमें एक और नया प्रोग्राम लेना है, और ये अभी इस प्रोग्राम में भी बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। देखिएगा जब फरवरी में IMF आएगा तो वो हमारी टैक्सेशन के सिस्टम पे किस तरह के रिमार्क्स पास करेगा। तो मेरा तो यही है कि जब तक हम सीरियसली कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की हर शोबे में बात नहीं करते और होलिस्टिकली हम अपनी एनवायरनमेंट को दुरुस्त नहीं करते, तो यहाँ यूथ का कोई फ्यूचर नहीं, बिकॉज अब वो पढ़ भी लेते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती, जिस तरह की हम एजुकेशन दे रहे हैं वो उनको स्किलफुल नहीं बना रही है। तो फंडामेंटली एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर सके, 3 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अभी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो 25A को आए भी 14 साल हो गए हैं कि हम सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। ये एक काम ही हम ठीक कर लेते, अपने बच्चों का तालीम ही ठीक कर लेते, उनकी स्किल ही ठीक कर लेते तो वो खुद ही कमा लेते। आजकल तो फ्रीलांसिंग से बच्चे सारी दुनिया में कमा रहे हैं, मगर वहां भी हम स्किल नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत से ये जो मसाइल हैं इन पर संजीदगी से बात करनी चाहिए, बजाय कि आप उड़ान की बातें और 2050 में तो जैसे मैं कर रहा था पहले एशियन टाइगर बनाने से लेके G7, ये सब ख्याली पुलाव पकाने की बजाय बुनियादी इस्लाह की तरफ तवज्जो दें तो शायद हम बेहतरी की तरफ जा सकें।